कड़क स्वभाव वाली अम्मा यूं लाड़ कभी नहीं जताती जब तक कि कोई खास बात ना हो। नेहा सुबह से ही देख रही थी कि अम्मा का मूड ज़रा बदला हुआ है, बल्कि रोज से बेहतर है। वरना सुबह से ही अम्मा कई बार टोका टोकी कर चुकी होती। रसोई से आ रही कढ़ी की छौंक की तीखी सुगंध उसकी नाक से टकराई। कढ़ी की भनक लगते ही नेहा भागकर रसोई की ओर लपकी। तभी डाइनिंग टेबल से जोर से टकराते टकराते बची और छन्न से जब टेबल पर रखी चम्मच नीचे गिरी तो अम्मा चिल्लाकर बोली, अरे दिख नहीं रहा है क्या और दौड़ काहे को रही हो? अरे अम्मा, कढ़ी की सुगंध खींच लाई मुझे यहाँ तक, जरा कढ़ी चखाओ ना। नेहा अम्मा की डपट को नज़रअंदाज करते हुए बोली। अम्मा ने चुपचाप एक छोटी कटोरी में कढ़ी डालकर कटोरी नेहा की ओर बढ़ा दी। नेहा तो बेसब्र थी ही हल्की पीली रंगत लिए कढ़ी की पकौड़ियों से निकलती भाप की परवाह किए बिना ही उसे चम्मच से काटा और फूंक फूंक कर मुंह में डाल लिया। ओहो, क्या लज्जतदार कढ़ी बनी है अम्मा, और इसमें डली हींग ने तो इसका स्वाद ही दुगना कर दिया है। माँ, जी करता है कि तुम्हारे हाथों को चूम लूं। अरे लड़की परे हट, सारे दिन बस मस्खरी करती फिरती है। मुझे अभी ढेरों काम है। ये नहीं कि मेरे कामों में हाथ बटा दे। कभी कम से कम लिविंग रूम को तो सहेज देती या फिर कुशन कवर ही बदल देती। लंच करीब करीब तैयार ही है। रीना मौसी, मौसा जी और बच्चे अब स्टेशन पहुंचने ही वाले होंगे। मैंने किशन को गाड़ी लेकर स्टेशन भेज दिया है रिसीव करने। बस आते ही होंगे वे लोग। तू भी तैयार हो ले, कहकर अम्मा अपने काम में लग गई। दरअसल रीना मौसी अम्मा की सगी बहन नहीं थी, पर अम्मा उन्हें सगी से भी ज़्यादा मानती थी। नाना जी की मृत्यु माँ के बचपन में ही हो गई थी और नानी जी भी उनके शोक में जल्दी ही चली गई। बाद में रीना मौसी के पिताजी यानी सुधीर नाना जी ने ही अम्मा को बेटी की तरह पाला पोसा था। सुधीर नाना जी जो माँ के चाचा लगते थे, उन्होंने इसी चक्कर में खुद भी देर से शादी की। नानी जी का स्वभाव अच्छा था, जिसकी वजह से अम्मा को आज भी मायके का पूरा सुख मिलता है। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी अम्मा। उनके माता पिता खेत पधार इतना छोड़कर गए थे कि किसी का भी मन बेईमान हो सकता था, पर सुधीर नाना जी ने पाई पाई का हिसाब रखा और अम्मा की पढ़ाई लिखाई के बाद सब कुछ उन्हें सुपुर्द कर दिया। शादी ब्याह में भी पूरी जिम्मेदारी निभाई। अम्मा अक्सर कहती कि आज के ज़माने में कौन करता है इतना। मुझे तो माता पिता की कमी नहीं होने दिया इन्होंने। तुम दोनों बच्चों का भी ननिहाल तो इन्हीं से है। अम्मा बार बार यही बातें दोहराती तो भैया अक्सर कहता, अब बंद भी करो माँ अपना ये पुराण। फिर कुछ एक साल बाद सुधीर नाना जी रीना मौसी को लेकर उनका एडमिशन करवाने दिल्ली आए, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी रीना मौसी को कॉलेज में हॉस्टल में नहीं मिला तो अम्मा ने उन्हें अपने घर पर रखा और तब यहीं रहकर रीना मौसी ने ग्रेजुएशन किया। साथ साथ रहने के कारण ही नेहा भी उनसे खूब हिली मिली थी। सहेलियों के घर जाना हो, मूवी देखने जाना हो, हर जगह नेहा रीना को ज़रूर साथ ले जाती। छुट्टियों में रीना मौसी के साथ गांव जाने में बेहद मज़ा आता। सब इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। नेहा दौड़कर बाहर गई। अम्मा भी उसके पीछे हो ली। पूरे 5 साल बाद रीना मौसी आई थी। मौसी को देखते ही नेहा उनसे लिपट गई। अम्मा ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा, अरे रीना, आंखें तरस गई थी तुम लोग को देखने के लिए। वे उनकी दोनों बेटियों को प्यार से भीतर लाने ही वाली थी कि पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्य से पूछा, नेहा, मेहमान नहीं आए? तुम लोगों के साथ उन्हें भी तो आना था ना? नहीं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम से कलकत्ता जाना पड़ा दीदी, इसलिए नहीं आ पाए। रीना मौसी के इस उत्तर से अम्मा आश्वस्त नहीं लगी, पर फिर भी उन्होंने कहा नहीं कुछ, बस चुपचाप रीना मौसी के चेहरे के हाव भाव देखती रही। नेहा, रीना मौसी को कमरे तक ले जाओ और बच्चों को भी नहला धुला दो।
नींद आ रही है छोटी को लगता है। दूध तैयार है, पिला दो दोनों को, अम्मा ने कहा। फिर बोली, मैं तब तक रमेश से खाना लगवा देती हूँ, तुम लोगों को भूख भी लगी होगी। यह कहती हुई अम्मा रसोई की तरफ मुड़ गई। सफ़र में थकान होने की वजह से दोनों बच्चों को नींद आ रही थी, तो स्नान के बाद दोनों ने थोड़ा सा दूध पिया और सो गए। बच्चों को सुलाकर रीना और नेहा साथ में डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। खाना पीना हो जाने के बाद ड्राइंग रूम के सोफे पर धंसकर गपियाने का मूड हो आया, सो तीनों वहीं बैठ गई। दीदी, जीजाजी और मनीष नहीं दिख रहे? रीना ने पूछा। मनीष इन दिनों जॉब्स ढूंढ रहा है और इंटरव्यू के लिए मुंबई गया हुआ है और अपने साथ पापा को भी ले गया है। ओह अच्छा, तभी खाली सा लग रहा है, वरना अभी तक मनीष मौसी मौसी कहकर कई चक्कर काट चुका होता, रीना ने कहा। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अपने बारे में बता। 5 साल हो गए और हम दोनों अपने अपने परिवारों में यूँ व्यस्त रहे कि कभी कभार सिर्फ हाल चाल ही ले पाए। इत्मीनान से तो बात ही नहीं हो पाई, अम्मा बोली। क्या बताऊं दीदी, बस सब चल रहा है, रीना मौसी ने कहा। मेहमान जी कब लौट रहे हैं दिल्ली से, रीना? इस सवाल के जवाब में रीना मौसी चुपचाप फर्श की ओर देखती रही। क्या बात है रीना, अम्मा ने चिहुक कर पूछा। सब ठीक तो है ना? दीदी बहुत लंबी कहानी है, माँ पिताजी से भी कुछ कह ना सकी, पर आज अपने मन का बोझ उतार देना चाहती हूँ, रीना मौसी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। शादी के बाद कुछ दिनों तो सब अच्छा रहा, पर दोनों बेटियों के जन्म के बाद घर में तनावपूर्ण माहौल रहता। सासू माँ तो पहले ही मुंह फुलाए रहती और अब तो रोज ही ताने देती। अजीत का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। पैसों की किल्लत की वजह से घर में रोक चिक होती। बेटियों के लिए ताने सुनकर मैं तिलमिला कर रह जाती, तो अजीत कभी कभी माँ की बातों पर ऐतराज करते और कहते, माँ बच्चों के लिए ऐसे अपशब्द ना निकाला करो, देखना एक दिन ये ही तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। पर स्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं होती दीदी। अचानक बिजनेस में घाटे और पैसों की किल्लत से जूझते अजीत भी धीरे धीरे उदासीन होते गए। दिन पर दिन पैसे कौड़ी को लेकर चिंतित रहते और घर में टेंशन रहता, सो अलग बस दिन कट रहे थे। पर एक दिन औचक ही सबका रवैया बदल गया। घर वालों के हाथ भाव देखकर लगता जैसे कोई जादुई छड़ी मिल गई हो। अचानक ऐसा लगा मानो घर में सभी सहृदय हो गए हों। मुझसे किसी ने कुछ नहीं बताया, बस आपस में जाने क्या बातें की, और जब मैं सामने पड़ी तो सब चुप हो गए। उस दिन जब अजीत ऑफिस से लौटते समय गरम जलेबियां ले आए और खुश होकर बच्चों को दी, तो मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि चलो अब सब कुछ बदल रहा है। अगले दिन अजीत ने बड़ी संजीदगी से अपने बिजनेस की बहुत बातें मुझसे शेयर की और कहा, रीना आजकल घर की हालत तो देख रही हो, मैं अकेला क्या क्या संभालूं। देख ही रही हो कि धंधे में भी मुनाफा नहीं है, दाल रोटी भी मुश्किल से चल रही है, बेटियों के भविष्य के लिए भी कुछ जमा नहीं हो पा रहा है। मैं तो बस उनकी बात सुनकर चुपचाप मटर छीलती रही। समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दूं। अजीत ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मेरा एक दोस्त है, वह कह रहा था कि उसकी पहचान वालों में किसी दंपति को बच्चा चाहिए, उसके लिए उन्हें सरोगेट मदर की तलाश है। अजीत की बातों को सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने फौरन पूछा, मैं कुछ समझ ही नहीं, आखिर आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? रीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। दरअसल वे लोग बहुत अच्छी रकम चुकाने को तैयार हैं और इससे हमारे घर की हालत सुधर सकती है, यदि तुम हाँ कह दो तो। अजीत की बात सुनकर मैंने मटर वाली देगची वहीं पटकी और कमरे के भीतर जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। अजीत मेरे पीछे पीछे आए और मेरे पास बैठकर मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता रीना, बस एक दफ़ा दिल से सोचना, यदि ठीक लगे तभी हाँ करना। मैं चीखी और कहा, तुम इस हद तक गिर जाओगे, मालूम ना था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम, उठुल्लू समझ रखा है मुझे। अजीत ने कोई जवाब नहीं दिया,
बस चुपचाप मेरे गुस्से को पीते रहे। उस रात मुझे नींद नहीं आई दीदी। मन ही मन मैं अपने आप से ही लड़ती रही। एक मन कहता दोनों बेटियों के लिए कुछ पैसे जुटा लें, दूसरा मन बिल्कुल नकारता रहता। बस इसी ऊहापोह में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब अजीत ऑफिस से लौटे तो उनके साथ एक अपरिचित व्यक्ति था। मुझसे उन्होंने परिचय करवाया। रीना, इनसे मिलो, ये हैं राकेश गुप्ता। बातों ही बातों में उस व्यक्ति ने मुझे सरोगेसी के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत सी बातों से अवगत कराया। बावजूद इसके मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मेरे बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। दूसरे दिन जब अजीत मुझे डॉक्टर से मिलवाने ले गए, वहीं एक दंपति भी आए हुए थे। डॉक्टर ने मेरी खूब अच्छी काउंसलिंग की और उस निसंतान दंपति से भी मिलवाया। बड़ी मुश्किल से मैं तैयार हुई। तब एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसके अनुसार मुझे डिलीवरी के बाद एक तय रकम मिलने की बात कही गई। साथ ही इस दौरान मेरे पूरे परिवार का खर्च भी उठाने का उसमें जिक्र था। दीदी, सच बताऊं तो भीतर ही भीतर मुझे कोई अनजान सा डर खाए जा रहा था। और सच पूछिए तो मुझे सिर्फ अपनी दोनों बेटियों की ही चिंता थी। कई रातों को मुझे नींद नहीं आई, पर अजीत हमेशा मेरे आसपास रहते और मुझे लगातार समझाते, डरो मत रीना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा। पर सच कहूँ तो मुझे अपने प्रति घर वालों का ये प्यार और सहानुभूति व्यवहार सब ढकोसला लग रहा था। बस एक ही सच सामने था, वह था पैसा। बाकी सब व्यर्थ लग रहा था दीदी। तब मैं कई बार आईने में खुद को निहारती, अपनी कोख पर हाथ फेरती। अजीब ऊहापोह थी। अपनी कोख को किराए पर दूंगी, कभी सपने में भी सोचा ना था। फिर एक दिन आया जब मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब दोनों बेटियों को सोता छोड़कर जाने में छाती फट रही थी, पर जी कड़ा कर कर घर से निकली और अस्पताल गई। वहाँ मेरी घबराहट देखकर सिस्टर ने बड़ा हौसला दिया। देर तक मेरी हथेली को सहलाती रही। फिर सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू हुई। गर्भ धारण करने के बाद अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया जाता था। खाना पीना, सोना, उठना, व्यायाम आदि सब डॉक्टर की देखरेख में हो रहा था। 9 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। मेरे अंदर पल रहे शिशु और मेरी सेहत के लिए पूरा अस्पताल, समूचा स्टाफ अलर्ट रहता। मैं कभी अपनी मर्जी से कुछ खा पी नहीं सकती थी। कभी मुझे अस्पताल में रखा जाता तो कभी वहीं पास के रेस्ट हाउस में। इस दौरान परिवार वालों से भी मिलने की मनाही थी। मैं जब कभी दोनों बेटियों के लिए उदास होती तो सिस्टर मुझे चीयर अप करती और कहती, मैन, तुमको खुश होना मांगता, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और बच्चा भी हेल्दी होगा। तब मैं ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देती। खिड़की से बाहर देखती, नीला आसमान कहीं से भी नीला नहीं दिखता। गुलाबी रंग धीरे धीरे सिंदूरी होता हुआ, ठीक मेरे हृदय जैसा। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और प्रसव के बाद मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हम दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे। बच्चे के माँ बाप आए, उन्हें देखते ही एक बार फिर मेरा मन विचलित हो गया था। मेरे हाड़ मांस से बना मेरा बच्चा मुझे उनके हाथों सौंपना पड़ेगा, यह सोच सोचकर मेरा जी हलकान हुआ जा रहा था। जी चाह रहा था चीखूं, जोर जोर से रोऊं, पर ऐसा कुछ भी करना मुनासिब न था। मेरे घर लौटने का समय हो गया था। एग्रीमेंट के अनुरूप मुझे बच्चा अस्पताल में ही छोड़कर जाना पड़ा। बाहर आई तो अजीत मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आए और सहारा देकर मुझे पोर्टिको में खड़ी कैब तक ले जाकर बिठाया। गाड़ी चल पड़ी। मन कचोटता रहा कि अपनी कोख में पले बच्चे को न जी भर देख पाई, न ही प्यार कर पाई। रास्ते भर सुबकती रही और अजीत मुझे अपने कंधे से लगा प्यार से सहलाते रहे। मुझे मेरी रकम मिल गई थी। घर आते ही मैंने दोनों बेटियों को जी भर कर प्यार किया। माताजी भी खुश दिख रही थी। पर ये सब ज़्यादा दिन नहीं टिका दीदी। एक बार फिर अजीत का रवैया पहले जैसा होने लगा। पैसों को लेकर लापरवाही बढ़ती रही। सासू माँ भी पुराना राग अलापने लगी, पोता चाहिए। हद तो तब हो गई जब अजीत नशे से धुत घर लौटने लगे
और अक्सर अम्मा जी ने उन्हीं का पक्ष लेते हुए कहती, जाने कौन सा गम है मेरे पुत्र को, वरना वह तो कभी शराब पीता ही नहीं। सुनते सुनते जब कान पक गए तब एक दिन मैंने चीख कर कहा, मैंने इतने कष्ट सहे सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ना कि किसी के गुलछर्रे उड़ाने के लिए। बात अजीत के कानों तक पहुंची तो नशे में लगे गाली गलौज करने, यहाँ तक हाथ तक उठाने की नौबत आ गई। पर रोज रोज की जिल्लत के बाद इस बार मैंने सोच लिया कि अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मैं मुड़कर नहीं देखूंगी ऐसी ज़िंदगी को, ऐसे बेदिल रिश्तों को। मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, जहाँ से भी ऑफ़र मिलेगा ज्वाइन कर लूँगी। अपनी दास्तां ख़त्म करते करते मौसी की आंखों में दर्द तो था, लेकिन आंसू बिल्कुल नहीं, जैसे वे अपने निर्णय के प्रति अडिग भी हैं और आश्वस्त भी। ओ रीना, इतना कुछ झेला तूने और हमें पता तक नहीं, कभी तो बोलती ना बहना। चाचा चाची से ना सही मुझसे तो कहती, एक बार हम लोग भी तुम्हारे ससुराल वालों से बात करके तो देखते। नहीं दीदी, मुझे किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास चाहिए, ताकि मैं पूरे आत्मसम्मान से जी सकूं और अपनी दोनों बेटियों को भी लायक बना सकूं। वरना इन लोगों ने तो हमें डेहरी पर रखा पाँव पोंछ बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैंने तो हर संभव कोशिश की कि संबंध बना रहे, पर ताली एक हाथ से कब बजी है। और हाँ, नौकरी लग जाए तभी माँ पिताजी को बताऊंगी, वरना वे बेवजह परेशान हो जाएंगे। रीना मौसी, आपके इस साहसिक कदम में हम सब आपके साथ हैं। चलिए थोड़ा आराम कर लें, फिर मेल चेक करते हैं कि कोई इंटरव्यू का कॉल आया कि नहीं। यदि नहीं भी आया तो और भी कई रास्ते हैं। अब आपने ठान ही लिया है तो रास्ते के रोड़े पत्थरों से क्या डरना। नेहा बोली। नेहा और रीना दोनों मुस्कुराती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।